5 भाई की जादुई कहानी। आशा एक गरीब औरत थी जिसने बड़ी ही मुश्किलों से अपने 5 बेटों की परवरिश करी थी। पर बड़े होने के बाद भी उसके 5 बेटे आलसी और निकम्मे थे जो कुछ नहीं करना चाहते थे। अभी भी आशा ही अपने 5 बेटों की देखभाल कर रही थी। ऐसे ही एक दिन आशा अपने 5 बेटों के साथ खाने के लिए बैठती है और अपने 5 बेटों से कहती है, बेटा आखिर तुम 5 कब तक आलसी बने रहोगे? अब तुम्हारी उम्र हो चली है, कहीं कोई काम क्यों नहीं देखते? गांव के सभी लोग मुझे ताने देते हैं कि मैं 5 बेटों की माँ होकर भी मेहनत कर रही हूँ। माँ, हम जानते हैं कई बार हमने भी गांव वालों के ताने सुने हैं, पर हम आलसी या निठल्ले नहीं हैं। माँ, हमने कुछ सोचा है, अगर ऐसा हो जाता है तो कोई भी आपको ताने नहीं देगा। हाँ माँ, हमने सोचा है कि हम अपने गांव के उस पहाड़ी पर जाएंगे जहाँ वो ऋषि मुनि रहते हैं। आपने सुना होगा उस तपस्वी ऋषि मुनि के बारे में। हम उन्हीं से मिलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम उनसे विद्या प्राप्त कर सकें। पर बेटा वे पहाड़ी तो बहुत ऊपर है, आज तक उस पहाड़ी पर कोई नहीं पहुँच पाया और ना ही उस ऋषि से मिल पाया। तुम उसी से ज्ञान कैसे प्राप्त करोगे? इसलिए मेरी मानो, जय श्री ऋषि से ज्ञान प्राप्त करने का आइडिया छोड़ दो और कोई मेहनत जाकर कर लो। माँ, हमने सोच लिया है और तुम तो जानती हो ना, हम 5 भाई जो फैसला कर लेते हैं उसे हम फिर किसी भी कीमत पर पूरा करते हैं। आशा अपने 5 बेटे की दृढ़ निश्चय के आगे कुछ नहीं कह पाती और बहुत जल्द आशा के 5 बेटे पहाड़ी की चढ़ाई करते हैं। कुछ दिनों तक 5 भाई लगातार चलते हैं और आखिरकार वे पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाते हैं जहां ऋषि मुनि तप कर रहे होते हैं। ओम होम जूम सह, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युमोक्ष्य मामृतात्। ओम स्वः भुवः भूम, ओम स्वः भुवः भू, ओम सह जूम होम ओम। भाई, हम 5 भाई पहुंच चुके हैं। वो देखो, ऋषि मुनि वहां पर तप कर रहे हैं। हमें यहीं बैठकर उनके तप खत्म होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अब 5 भाई बाहर बैठकर ऋषि मुनि के तप पूरा होने का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद जब ऋषि मुनि तप करके उठते हैं तो वे देखते हैं कि उनकी कुटिया के बाहर वह 5 भाई बैठे हैं। उन 5 का ये धैर्य देखकर ऋषि मुनि बहुत खुश होते हैं और वो उन 5 को अपनी कुटिया में बुलाते हैं। तुम 5 कौन हो? तुम्हारे इस धैर्य से और दृढ़ निश्चित संकल्प से मैं अति प्रसन्न हुआ। आओ मेरी कुटिया में आओ और बताओ कि तुम 5 इतनी मेहनत करके यहाँ तक क्यों आए हो? 5 भाई कुटिया के अंदर जाते हैं जहाँ वो ऋषि मुनि के सामने नीचे धरती पर घुटनों पर बैठकर अपने दोनों हाथ जोड़कर ऋषि मुनि से कहते हैं, बाबा, हम 5 भाई बहुत गरीब हैं। हमारी माँ ने शुरू से ही मेहनत करी है। हम 5 भाई ने उन्हें मेहनत करते देखा है और हमारी माँ नहीं चाहती कि हम मेहनत करें, पर वो चाहती है कि हम काम करें। तो इसमें खराबी क्या है? हर माँ चाहती है कि उनका बेटा कामयाब बने। तुम 5 भाई काम क्यों नहीं कर रहे? बाबा, बात यह नहीं है कि हम मेहनत नहीं करना चाहते या काम नहीं करना चाहते। बात यह है कि गरीबी की वजह से हमें काम पर लगाए और मैं नहीं चाहता कि हम उनकी तरह मेहनत करें, क्योंकि मेहनत करते हुए ही हमारे पिता की जान गई थी। इसलिए हम यहाँ पर आपसे ज्ञान प्राप्त करने आए हैं ताकि भविष्य में कुछ कर सके। बच्चों, कोई भी ज्ञान इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होता। अगर तुम्हें सच में ज्ञान प्राप्त करना है तो तुम्हें 1 महीने तक मेरी कुटिया में रहना होगा और जो मैं तुमसे कहूंगा तुम्हें वही करना होगा। तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी, तभी तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। हमें आपकी सारी शर्त मंजूर है बाबा, बस हमें ज्ञान की प्राप्ति चाहिए। अब 4 भाई उस ऋषि मुनि से ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसकी कुटिया में रहते हैं और दिन रात उसकी सेवा करते हैं। कोई भाई ऋषि के पैर दबाता, तो कोई उसके लिए जंगलों से फल तोड़ कर लाता, तो कोई ऋषि मुनि के लिए खाना बनाता। यह देखकर ऋषि मुनि उन 5 भाइयों की मेहनत से खुश हो जाते हैं और उन 5 को ज्ञान प्राप्ति के साथ जादू भी सिखाते हैं। मैं तुम्हारी मेहनत से बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ज्ञान के साथ कुछ जादुई शक्तियां भी दूंगा और उनका इस्तेमाल करना भी सिखाऊंगा। कैसी शक्तियां बाबा? पवन, तुम्हें तुम्हारे नाम की तरह शक्ति मिलेगी। तुम हवा में उड़ पाओगे, तुम हवा का रुख बदल पाओगे और तुम नील पानी को अपने काबू में कर सकते हो। संभव तुम घंटों तक अपनी सांस भी रोक सकते हो और अंगद, तुम आग पर काबू पा सकते हो। तुम्हें आग कभी नहीं जला पाएगी और पुनीत, तुम बिजली पर काबू पा सकोगे। तो बाबा, इन शक्तियों को पाने के लिए हमें क्या करना होगा और ये शक्तियां हमें कैसे मिलेंगी?
तुम्हें ये शक्तियां मिल चुकी हैं और तुम काबू करना भी सीख गए हो। बस तुम्हें इस शक्ति का ज्ञान नहीं था, इसलिए तुम कभी भी अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सके। पर अब तुम्हें अपनी शक्तियों का अनुभव हो चुका है। बस शक्तियों का इस्तेमाल करना है, और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है मैं तुम्हें बताता हूँ। ऋषि मुनि उन सबको उनकी शक्तियों के बारे में बताते हैं और उनके इस्तेमाल के बारे में भी। शक्तियाँ प्राप्त करने के बाद पांचों भाई गांव में जाते हैं और नील नदी में जाकर सुनहरी मोतियां ले आते हैं। वहीं अंगद मेले में आग का करतब दिखाता है, जिसमें उन दोनों भाई की काफी कमाई होती है। पर तीन भाई अभी भी बेरोजगार थे, और जब इस बारे में आशा को पता चलता है तो आशा अपने पांचों बेटों से कहती है, बेटा, मैं तुम पांचों को हमेशा निकम्मा समझती रही, पर तुम पांचों ने बहुत मेहनत करी है। अगर तुम पांचों एक हो जाओ तो तुम अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल कर सकते हो। इन शक्तियों से तुम पैसे भी कमा सकते हो और सहायक लोगों की सहायता भी कर सकते हो। पर माँ, ये सब कैसे संभव है? हम पांच अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर सकते। नील तो नदी से सुनहरी मोतियां निकालकर उन्हें बेच देता है, और अंगद भी करतब दिखाता है। सर्कस में उसे काम मिल चुका है। हम तीनों ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तुम पांचों ऐसा कर सकते हो। अगर इंसान की पांचों उंगलियां एक साथ जमा हो जाती है तो वह मुट्ठी बनती है। उसी तरह से तुम पांचों को जमा होना होगा और अपना काम शुरू करना होगा। तुम पांच अपना अपना करतब दिखाना। मुझे पूरा भरोसा है हम एक दिन आसमान की ऊंचाइयों को छू लेंगे। पांचों भाई आशा की बात समझ जाते हैं और अगले दिन अपना खुद का एक सर्कस खोलते हैं, जहां एक भाई हवा में उड़कर लोगों को एंटरटेन करता है, तो वहीं दूसरा भाई एक बड़े से पानी के टैंक के अंदर बैठकर अपनी सांस को रोक लेता है, तो वहीं तीसरा भाई लोगों को मरकर दिखाता है, और सबसे छोटा भाई बिजली से लोगों को खेल दिखाता है। यह देखकर गांव के सभी लोगों को बहुत मजा आता है और वे खूब तालियां बजाते हैं और पैसों की बारिश करते हैं। इस तरह से पांचों भाई की मेहनत रंग लाती है और उनकी ज्ञान की प्राप्ति के साथ उन्हें कुछ जादुई शक्तियां भी मिलती है। इसके बारे में वह पांच भाई कभी किसी को कुछ पता नहीं चलने देते। रिधिमा रसोई में बर्तन धो रही थी तो वहीं उसकी देवरानी नैना हर वक्त काम चोरी किया करती। नैना घर के काम से बचने के लिए तेल लेकर अपनी सास के बालों में टीवी देखते देखते चंपी करने लगती है, तो वहीं बेचारी रिधिमा अकेले ही घर का काम किया करती। हमारी तो जिंदगी खराब हो गई इस घर में जब से हम शादी करके आए हैं। अरे सारा घर का काम अकेले हमें ही करने पड़ता है। ऊपर से हमारी ये जो देवरानी है, ये तो काम चोरी करने का भी एक मौका नहीं छोड़ती। ऊपर से दोनों सास बहू मिलकर टीवी देखती रहती हैं, और हमारा समय आता है टीवी देखने का, तब ये लोग टीवी ही बंद कर देते हैं। तब इन लोगों को बिजली का बिल याद आने लगता है। जिंदगी तो बर्बाद हो गई हमारी। कभी कभी तो मन करता है कि हमारी पति जब शाम को घर आए तो बेलन से उनकी खोपड़ी ही तोड़ दे। रिधिमा बड़बड़ा रही थी। इसी बीच उसकी सास रिधिमा से बोलती है, अरे रिधिमा बहू, जरा मेरे और नैना के लिए चाय बना दे। टीवी देखते देखते थोड़ा आराम करने का मन कर रहा है, इसीलिए थोड़ी चाय बना दे। हाँ। बेचारी रिधिमा बिना कुछ कहे चाय बनाकर अपनी सास और देवरानी के लिए ले जाती है। तभी टीवी में रिधिमा का फेवरेट गाना आता है। वो गाना देखकर रिधिमा टीवी को ही देखने लगती है। तभी उसकी देवरानी नैना अपनी जेठानी को ताना मारते हुए उससे कहती है, अरे दीदी, अब टीवी को टकाटक देखती रहोगी क्या? ये मत भूलो कि ये टीवी मैं लेकर आई थी दहेज में, इसीलिए इस टीवी पे ज्यादा अधिकार मेरा है। और हाँ, जाकर काम करो अपना। हाँ हाँ, हम तो नौकर हैं ही इस घर में। सारा दिन घर का काम करते रहते हैं हम। आधे घंटे बाद हमारा टीवी सीरियल आने वाला है। अगर उस समय आप दोनों में से किसी ने भी हमें टीवी देखने नहीं दिया ना, तो देख लेना, हम घर का कोई काम नहीं करेंगे। उसके बाद आप दोनों अपने अपने खाने का इंतजाम खुद कर लेना। अगर ये टीवी आप दहेज में लेकर आई हैं, तो हम भी कोई फ्री की नौकरानी नहीं है। इस घर में अगर आप हमें टीवी देखने देंगे तो ही हम घर का काम करेंगे, वरना आप अपना काम देख लीजिए। इतना बोलकर रिधिमा वहाँ से चली जाती है। तभी नैना अपनी सास के कान भरते हुए उसे बोलती है, देख लिया माँ जी आपने, आपकी बड़ी बहू ने इतना बड़ा ताना देकर चली गई हमें। आप तो कुछ बोलती नहीं है, आपके सामने हमारी इतनी बड़ी बेइज्जती हो गई। अरे तू ये सब छोड़, टीवी में देख, अक्षय कुमार और जूही चावला के सुहाग रात का गाना आएगा।
जब तक रहेगा समोसे में आलू चिपकी रहेगी तुमसे ये शालू। इस बुढ़िया को सुहाग रात का सीन देखना है। अरे असली फिल्म तो हमारे घर में चलती रहती है, लेकिन फिर भी इस बुढ़िया को बुढ़ापे में रोमांटिक होना है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद रिद्धिमा अपना काम खत्म करके टीवी देखने के लिए आती है, लेकिन टीवी का रिमोट ना सास उसे देती है ना उसकी देवरानी, और इससे रिद्धिमा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है और घर का सारा काम छोड़ देती है। इसके बाद घर के सभी लोग परेशान हो जाते हैं। तभी मनोज अपनी पत्नी रिद्धिमा से बोलता है, क्या बात है रिद्धिमा, तुम्हारी बहुत शिकायतें आ रही हैं आजकल। घर में सब ठीक तो है ना? अगर कोई परेशानी है तो मुझे अपनी बात बताओ, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। हमारी दिक्कत परेशानी किसी को दिखाई नहीं देती। अरे हम कम पढ़े लिखे हैं, हमारे माँ बाप ने शादी में कोई दहेज नहीं दिया, इसीलिए तो हम इतना सुनते हैं। अगर आज हमारे माँ बाप ने या फिर आपने हमें एक टीवी खरीद के दिया होता तो हमें ना अपनी देवरानी की इतनी नहीं सुननी पड़ती। घर का सारा काम करते हैं, उसके बाद आधा घंटा टीवी देखने के लिए आ जाए ना तो माँ जी हमें टीवी देखने नहीं देती और ना ही देवरानी। सारा समय तो हमारा रसोई में निकल जाता है, खुद को हम कब टाइम देंगे? हाँ अच्छा, तो दिक्कत टीवी की है। चलो तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए कल ही टीवी रसोई में लगवा देता हूँ। वो तुम्हारा पर्सनल टीवी रहेगा। अब तुम्हारा जब दिल करे तुम तब टीवी देखना, जब दिल करे तब तुम आराम कर लेना। मनोज रिद्धिमा से बहुत प्यार करता था और उसकी खुशी के लिए वो रसोई में एक टीवी लगवा देता है। ये देखकर नैना को बहुत जलन होती है। अच्छा, असली पिक्चर तो यहाँ लगी है। यहाँ प्यार की रास लीला चल रही है। अपनी बीबी के लिए रसोई में टीवी लगवाया जा रहा है। कोई नहीं भाई साहब, चिंता मत करो। जेठानी जी को पूरे परिवार की नजरों में गिरा ना दिया ना तो मेरा नाम भी नैना नहीं, जिंदगी भर याद रखोगे आप किससे पंगा लिया है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रिद्धिमा अब बिना कुछ कहे घर का सारा काम समय से करती, साथ ही वो अपने घर के कामकाज में कोई भी कमी नहीं छोड़ती, जिससे पूरा घर हमेशा उससे खुश रहा करता। ऐसे ही एक दिन रिद्धिमा पूरे परिवार के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाती है। साथ ही साथ काम करने के दौरान वो रसोई में टीवी ऑन नहीं किया करती। ये सब देखकर उसकी सास नैना से उसकी तारीफ करते हुए उससे बोलती है, वैसे कुछ भी कहो नैना बहू, रिद्धिमा बहू है तो लाखों में एक। अरे रसोई में टीवी लगने के बाद वो खाना बनाने के दौरान टीवी नहीं चलाती, वरना दूसरी बहू तो इस बात का गलत फायदा उठाती है। तभी तो खाने में हमेशा स्वाद रहता है, कभी कोई कमी नहीं छोड़ती रिद्धिमा बहू। बहुत अच्छी बहू है ये तो। बस सासू माँ, कुछ दिन और रुक जाइए। ये सब ना 4 दिन की चांदनी है, उसके बाद तो जेठानी जी को सबकी नजर में गिरा दूंगी, टीवी भी रसोई से निकलवा दूंगी। ऐसे ही अब रिद्धिमा खाना बनाकर अपने कमरे में साफ सफाई करने के लिए आ जाती है। इस बीच मौका देखकर नैना रिद्धिमा द्वारा बनाए गए खाना खराब कर देती है। जैसे ही सब लोग खाना खाते हैं, उनको खाना बहुत बेकार लगता है। किसी में नमक ज्यादा तो किसी में मिर्च ज्यादा। ये सब देखकर उसकी सास रिद्धिमा से बोलती है, अरे ये सब क्या है रिद्धिमा बहू, कुछ दिन तो तूने अपने अच्छे काम से हम सबका दिल जीत लिया, अब अचानक से क्या हो गया है? जब से टीवी लगा है रसोई में तब से तेरा काम में मन नहीं लग रहा है? अरे इतना ज्यादा नमक डालता है क्या कोई दाल में? माफ कीजिएगा माँ जी, लगता है हमसे ज्यादा नमक डल गया, बाकी आगे से हम ध्यान रखेंगे इस चीज का। अरे जेठानी जी, आपका ध्यान तो टीवी में लगा रहता है ना, खाना कहाँ से बनेगा? टीवी देखते देखते आप खाना बनाती हैं, गड़बड़ तो होगी ना। देवरानी जी, अगर हमारे मामले में ना ही बोले ना तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि आप खुद तो घर का कोई काम करती हैं नहीं। उसके बाद आपको किसने आज ये अधिकार दे दिया कि हमारे मामले में बोलेंगे? माँ जी है हमें अच्छे बुरा बोलने के लिए, आपको कोई जरूरत नहीं है बीच में घुसने की। हाँ नैना बहू, तू छोटी है, छोटी बनकर रह, बड़ी बनने के लिए किसी ने नहीं कहा है। और ये बात बिल्कुल सही है, सारा दिन तो तू टीवी देखती है, कम से कम ये नहीं कि रिद्धिमा बहू की थोड़ी सी मदद कर दे। दोनों ओर से नैना को फटकार लग जाती है। नैना का मुंह बन जाता है और वो अपने कमरे में आ जाती है। नैना अब मन ही मन अपनी जेठानी रिद्धिमा से नफरत करने लगती है। उसे जेठ और जेठानी का प्यार देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। वो किसी भी तरह से रसोई से टीवी निकलवाना चाहती थी। ऐसे ही अब जब भी रिद्धिमा खाना बनाकर बाहर आती, ना उसे खाने को पूरी तरह से बिगाड़ दिया करती। धीरे धीरे मनोज और रिद्धिमा के बीच आए दिन लड़ाई हुआ करती। ऐसे ही एक दिन नैना फिर से रसोई में जाकर खाना बिगाड़ रही थी।
इसी बीच उसकी सास आ जाती है और वो नैना की इस हरकत को देख लेती है। तभी उसकी सास गुस्सा करते हुए नैना से बोलती है, अच्छा तो वो तू है जिस वजह से मेरे घर में शांति भंग हो गई। तूने ही आग लगाई है ना मेरे बेटे और बहू के बीच। तेरी वजह से ही आज मेरी बड़ी बहू और मेरे बेटे में लड़ाई हो रही है। अरे शर्म आती है मुझे तुझे अपनी बहू कहते हुए। आज तक बड़ी बहू ने तुझे घर के किसी काम काज को लेकर लड़ाई झगड़ा नहीं किया, अकेले ही सारा काम करती रही, लेकिन तू इतनी गिरी हुई हरकत करेगी ये कभी नहीं सोचा था हमने। माँ जी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं बस जलन में आ गई थी और जलन में मैंने ऐसी हरकत की। आज मुझे खुद अपनी हरकत पे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मैं वादा करती हूँ कि अब मैं ये दोबारा नहीं करूँगी। बस ये बात दीदी और भाई साहब को मत बताना, वरना उन्हें बहुत बुरा लगेगा। अगर सच में तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया तो आज से खुद को सुधारने की कोशिश कर और बड़ी बहू के साथ मिलकर घर का सारा काम कर और उससे माफी मांग। नैना को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी जेठानी से माफी मांगती है। इसके बाद अब नैना अपनी जेठानी के साथ मिलकर उसके हर छोटे बड़े कामकाज में हाथ बटाया करती। धीरे धीरे दोनों देवरानी और जेठानी के बीच प्यार भी बढ़ने लगता।